अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कूलम्स लॉ के बारे में। फिर हम देखेंगे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कैसे एक्ट लगवाएंगे। फिर कूलम्स लॉ मीडियम कूलम फोर्स मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम लॉ देखेंगे और फिर शेल थ्योरीज देखेंगे। तो अब तक जो हमारा इल्म है, हमने जानते हैं कि भाई सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या कि भाई एक जैसे चार्ज एक दूसरे को परे धकेलेंगे। परे धकेलने का मतलब एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो फोर्स का कंसेप्ट आता है, ये हमें डिटेल में पढ़ते हैं किसमें, कूलम्स लॉ में। तो चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने 1784 में बुनियादी तौर पे इसको स्टडी किया डिटेल के अंदर कि चार्ज पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन होती है उसके बारे में उसने एक मैथमेटिकल टूल बनाया, जिसे हम जानते हैं किस तौर पे, कूलम्स लॉ के तौर पे। अब उसने क्या कहा कि भाई जो दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी हम चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखेंगे उसके प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। मतलब कि अब जो फोर्स आपको मालूम करनी है कि दो चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों चार्जेस का जो मिकदार है उसे मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और उन दो चार्जेस के बीच की दूरी उसका स्क्वायर ले लो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स स्क्वायर के लिहाज से कम होती चली जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये जनाब आपके पास स्टेटमेंट कहलाती है किस चीज की, कूलम्स लॉ की। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस बात को जो हमने स्टेटमेंट के में कही, जरा फिक के लिहाज से समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि भाई आपके पास उसने एक टॉर्शन बैलेंस इस्तेमाल किया एक तरह से। उसमें आपके पास चार्ज बॉल थी, नेगेटिव बॉल पॉजिटिव बॉल को अट्रैक्ट करती है। तो अब आपने देखा एफ अगर हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, लेट से दोनों पॉजिटिव है, Q1 Q2। आपको Q1 और Q2 के बीच में दूरी दिखाई दे रही है R। तो Q1 Q2 को धकेलेगा तो 1 जो फोर्स लगाएगा किस पे, उसे हमने ये डिसाइड कर दिया। और 2 जो फोर्स लगाएगा 1 पे, वो हमने ये कर दी। ठीक होगी बात। तो जनाब अब हम यहां से देख सकते हैं अगर दो अपोजिट चार्ज होते तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। दूरी अभी भी हम आर ले रहे हैं, तो मैंने जो फोर्स देखनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस के। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। तो आपने इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा करके लिख दिया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे K आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक हो गया। तो ये जो टूल बना आपके पास कि भाई F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये चीज कहलाती है कूलम्स लॉ। ठीक है। अब यहां पे जरा पहले K को स्टडी करते हैं। तो K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसकी वैल्यू दो चीजों पे हम कहेंगे डिपेंड करेगी। किस किस पे, मीडियम बिटवीन चार्जेस पे और जो यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो यूनिट वाला मसला हल करते हैं ना। तो एसआई यूनिट्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एसआई यूनिट्स हैं, इसके एसआई वैल्यू हम इसे कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो याद रखने की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मगर जब हम सीजीएस सिस्टम में जाते हैं तो तब आप इसकी जो वैल्यू देखते हो वो है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। तो अब समझे जरा, न्यूटन एसआई यूनिट में फोर्स है, जबकि डाइन एस सीजीएस में फोर्स है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। और चार्ज हम कूलम के तौर पे ऐसे यूनिट देखते हैं, सीजीएस सिस्टम में स्टैट कूलम देखते हैं। चूंकि बटे में लिख दिया है, अगर आप बटे में ना लिखते तो स्टैट कूलम -2 भी लिखा जा सकता था रेस पार में। तो जनाब अब आपको इसकी वैल्यू समझ आ रही है कि आपके पास 9 इंटू 10⁹ का कोफिशिएंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आ रहा है आपके पास। तो इसका ना इसकी वैल्यू आप यूनिट्स पे भी डिपेंड करते हैं। अब जरा मीडियम के हवाले से देख लेते हैं।
तो हमने कहा कि के का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी अपनी वैल्यू है 8.85 10 रेज पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट आ जाते हैं। तो जनाब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसे हम आगे फर्दर जब मीडियम का कंसेप्ट देखेंगे, फोर्स कैसे देखते हैं, तो इसको जरा ज्यादा डिटेल में वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर वक्त आपको बस ये समझाना था कि के दो चीजों पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है और जनाब यूनिट्स पे डिपेंड करता है। आपने इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में देखी, आपने इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में देखी, फिर आपको इसका टूल पता चला कि इक्विवेलेंट किसके है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम जर्नल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने परमिटिविटी है, परमिटिविटी की वैल्यू आपको यहाँ पे बस बता दी 8.85 10 रेज़ पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी डिटेल में आगे चल के देखते हैं। अब इसमें कुछ जो फार्मूला बना है, इसमें कुछ चीजें ना जो समझनी है, जो आपको क्लियर होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये जो फोर्स आपने देखी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब कि जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि ये फोर्सेस अगर आप इस तस्वीर में देखो तो ये अपोजिट है, इस केस में भी अपोजिट है। तो फोर्स जब भी आएगी तो वो अपोजिट ही आएगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, मगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा जब इस फार्मूले के लिहाज से फोर्स देखोगे। क्यों? अब चार्जेस छोटे बड़े भी हो सकते हैं, मगर आपकी जो फोर्स निकल रही है वो एक चार्ज की वजह से नहीं निकल रही, वो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस है। यानी अगर एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, तो हम ये समझेंगे जितनी फोर्स बड़ा चार्ज छोटे पे लगा रहा है, उतनी ही फोर्स छोटा चार्ज बड़े चार्ज पे लगाएगा। तो ये चीज समझनी आपने, म्यूचुअल फोर्स का कंसेप्ट ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, चाहे चार्जेस छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि फोर्स प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। ये बहुत अहम एक पॉइंट है। फिर ये फोर्स हमेशा एक लाइन पे एक्ट करेगी जो दो चार्जेस को कनेक्ट कर रही होगी, इसी बुनियाद पे इसे सेंट्रल फोर्स भी का भी कह देते हैं। फिर ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी जरूरी नहीं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब ही हो, तो एक दूसरे से दूर भी होंगे तब भी एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। और अब ये आखिरी पॉइंट कि अगर आपके पास दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स देख रहे हैं और पास कोई तीसरा चार्ज पड़ा है, तो आप उसे समझे है ही नहीं, तो आपने उन दो चार्जेस की फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे और आप तीसरे जो दूसरे चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ गई बात? तो ये चीज आपने देखनी है। तो ये की पॉइंट्स से कुछ जो जब हम न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो ये चीजें हमारे ज़हन में रहनी चाहिए, ये बहुत अहम पॉइंट्स है। अच्छा जी, अब चूंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं और फोर्स आप समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कूलम लॉ को जरा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि अब तक जो मैंने फार्मूला बनाया वो तो मैग्नीट्यूड का था सिर्फ। तो आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको पता है वो साइन ऑफ चार्जेस पे आती है। जैसे दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे इस फिगर में देख रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई कि सेम साइन होंगे तो रिपल्सिव होगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अगर उनके अपोजिट साइन में तब अट्रैक्टिव होंगे तब भी वो एक दूसरे की जानिब होंगे। यानी अब आपने यहां से एक चीज समझनी है, बस एक ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझे कि दो चार्जेस है Q1 Q2 और आप कहेंगे उनके बीच की दूरी को मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर R12 से। किस वेक्टर से? डिस्टेंस है R12, ये याद रखने वाली बात है। अब ये जो दो चार्जेस हैं, लेट से इनके सिमिलर साइन है, सिमिलर है यानी दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं Q ने Q2 पे फोर्स लगाई Q1 ने, तो वो फोर्स हो जाएगी F12, ठीक होगी बात, यानी एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। तो जिस पे लग रही है उसका नंबर पहले आएगा, जिसने लगाई उसका नंबर बाद में आएगा। तो F12 तो आपके ज़हन में क्या आएगा? 1 पे लगी, किसने लगाई? 2 ने लगाई। इसी तरीके से F21 2 पे लगी, किसने लगाई? 1 ने लगाई। अब इसमें जो डिस्टेंस दिया गया ये एक पोजीशन वेक्टर के तौर पे है, आपने देखना है। जो आपने पार्टिकल 1 रिलेटिव टू पार्टिकल 2 देखा, मतलब क्या है कि आपने Q2 को ओरिजिन मान लिया है। अब यहां से समझो Q2 ओरिजिन है, ठीक होगी बात।
अब ये सोच समझने वाली बात है। और R12 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से Q1 तक का, जिसे आपने डिस्टेंस माना R12, तो ओरिजिन देखो क्या है? Q2 है। इस बात को बस ध्यान में रखो। अगर सेम साइन होंगे तो रिपल्सिव होगी, तो F12 जो आपके पास लग रही है, क्या वो R12 की सिमत में ही आएगी? ठीक होगी बात। जिस सिमत में R12 जा रहा है उसी सिमत में 12 आएगा, फोर्स F12 आएगी। मगर अगर चार्ज अपोजिट साइन हुए, बी फिग में देखो, Q2 ओरिजिन है मेरा, तो पोजीशन वेक्टर तो R12 उधर ही रहेगा, मगर F12 अब उसके मुखालिफ आ गई, यानी वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो चार्जेस अपोजिट साइन आगेंगे, तो F12 ट्रैक्टिव है, तो वो एंटी पैरेलल हो जाएगी किसके? R12 के। यानी Q2 को ओरिजिन मान के मैंने ये डिस्टेंस डिस्कस किया था। समझ आ गई बात? ये जरूरी नहीं कि आप Q2 को ओरिजिन माने, आप Q1 को ओरिजिन ले सकते हैं, तब आपका पोजीशन वेक्टर Q1 से देखा जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई अब आपके पास क्या है जी? फोर्स आ गई F12 के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो R12 यूनिट वेक्टर दे दिया आपने। और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर कैसे हासिल होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब अगर आप न्यूटन का थर्ड अप्लाई करते हो कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो वो अपोजिट इक्वल इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो F21 और F12 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख सकता हूँ F21 बराबर है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो R21 का यूनिट वेक्टर सेम उसी तरीके से अब आप उसका पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। तो R21, अब आपने देखा ये पार्टिकल 1 से पार्टिकल 2 तक का है, तो इस यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब अब जो आपने ओरिजिन लिया है वो आपने किस पोजीशन पे ले लिया? पार्टिकल 1 पे ले लिया है। ठीक होगी बात? यानी आपने जहां से ओरिजिन देखना है वहां से आपका वो पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। सादा सा कंसेप्ट ये है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन आ जाएंगी, क्योंकि ओरिजिन का फर्क आ जाएगा दोनों तरफ से। तो ये चीज आपने समझनी है। अब ये जो वेक्टर के लिहाज से हम पढ़ते हैं कूलम लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? जब आपके पास ढेर सारे चार्जेस आ जाते हैं और आप किसी एक चार्ज पे सबका असर देखना चाहते हैं, सबकी फोर्स देखना चाहते हैं, तो फिर आप उनको वेक्टर के तौर पे समझ रहे होते हैं, तो वेक्टर सम चल रहा होता है। ठीक होगी बात? तो अब इसी बात को लेके चलते हैं सुपरपोजिशन के कंसेप्ट से। जो बात मैं अभी कर रहा था कि जब आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हो, समरी ऑफ चार्जेस हो, और आप उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन देखना चाहें किस पे? सिंगल चार्ज पे, तो नेट फोर्स कैसे देखेंगे? वेक्टर सम कर लेंगे, वेक्टर के रूल्सों में आते हैं अब। तो अब क्या है जनाब कि आपके पास जैसे हम सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्सेस को सम करेंगे, हेड टू टेल रूल लगा सकते हैं। अगर हेड टू टेल रूल नहीं लगाए तो वेक्टर्स के कंसेप्ट से चल सकते हैं। तो आपके पास जैसे आप यहां पे देखो F12 F13 F14, 1 पे लगने वाली फोर्स 2 से, 1 पे लगने वाली फोर्स 3 से, F1 एंड इज एनी नंबर। क्या आप एनी नंबर तक चार्जेस की फोर्स देख सकते हैं? जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं Q1 पे आपने फोर्स देखी F12 F13 F14, और आप इन्हें हेड टू टेल रूल लगा के सम अप करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो इस तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास ये एक सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा। तो मगर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फेल हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, वो हम अगले आने वाले कुछ कोर्सेज में उसे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह में। ठीक होगी बात? तो जनाब अब हम देखते हैं मीडियम की बात, जरूर हमने पीछे थोड़ी सी की थी। तो अगर आप एक इंसुलेटिंग मीडियम, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, अब वो दो चार्जेस के बीच में रख दिया जाए, तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि भाई वहां पे फोर्स रिड्यूस हो गई है। यानी जो पहले दो चार्जेस फ्री पड़े थे, वो जो दो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे वो ज्यादा थी, मीडियम रखने से फोर्स कम हो गई। अब फोर्स कितने गुना कम होती है, वो चीज आपके पास जो रिड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और उसे हम एप्सिलॉन आर से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आप यहां से कहेंगे कि भाई आपके पास जो फोर्स एफ प्राइम है, ये मीडियम वाली फोर्स है, एफ जो एयर वाली फ्री स्पेस वाली फोर्स थी, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, क्योंकि उतने गुना कम होनी है ना। तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डिफरेंट होगा, जैसे, मगर इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी।
और एयर के लिए देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1.006, हम अप्रोक्सीमेटली 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसके यूनिट कोई नहीं होते और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो अब आपने देखा जब आपने के की वैल्यू पढ़ी थी तो यहाँ पे सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था, और अब चूंकि एप्सिलॉन आर रिड्यूस कर रहा है उसको तो वो भी साथ में फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया है, तो सिर्फ परमिटिविटी देखते हैं कि क्या होती है। तो हम कहेंगे मीडियम की एबिलिटी होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को उस मीडियम से पास करने देती है, वो कितनी एबिलिटी है उस मीडियम की कि फोर्स को कितना को पास करने दे रही है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो वो फैक्टर हम परमिटिविटी के तौर पे देखते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ये रेशियो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दो परमिटिविटीज की रेशियो है, ऊपर आ गया मीडियम, नीचे आ गई फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आ गई बात? तो जनाब ये अब आपको पता चल गया कि मीडियम के आने से कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है। कितना रिड्यूस होती है? जितना रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आएगी। ठीक होगी बात? अब जनाब सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है जी जनाब आपके पास कि भाई कूलम लॉ आपके पास सिर्फ आपको वो फार्मूला नहीं बताता कि भाई आप के दो चार्जेस के बीच में आप कितना, उसके कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को बांध के रखता है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। अब इसी तरीके से आप कह सकते हो जो एटम से आपके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है उसमें कूलम लॉ आ जाता है। इसी तरीके से एटम और न्यूक्लियस जो मिलकर सॉलिड और लिक्विड्स बनाते हैं उसके अंदर इसके फोर्सेस आ गई, यानी बेसिकली तो हर चार्जेस को बांध के रखा हुआ है। तो जनाब ये एक चीज है। फिर कूलम लॉ क्वांटम लिमिट्स तक जा रहा है, यानी अभी जैसे आपने ऊपर एग्जांपल में देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है, तो ये अब क्वांटम लिमिट तक हम चलेंगे। अब ये जब चार्ज पार्टिकल कोई बहुत ज्यादा स्पीड पे चलना शुरू हो जाए, जैसे क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, फिर वहां पे अगर उसकी स्पीड में वेरिएशन आती है तो हम उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं देख पाते। कूलम लॉ उस बारे में कुछ नहीं बताता। कूलम लॉ इतनी ज्यादा स्पीड पे इतनी ज्यादा चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी इंटरेक्शन हो रही है, ये चार्ज टू चार्ज हम इंटरेक्शन देखते हैं जब आपके पास नॉर्मल आप सिचुएशन में चल रहे होते हैं। अब इसी की बेस पे हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं, शेल थ्योरम भी कहते हैं, शेल थ्योरीज भी इसे कहते हैं। पहला शेल थ्योरम या पहली शेल थ्योरी क्या है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो कहाँ है? आउटसाइड है। किसके? अ शेल विद द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। अब वो जो बाहर पड़ा हुआ चार्ज है वो या अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा as the shell charge is concentrated as a particle of its center। क्या मतलब कि आपके पास एक सरफेस पे चार्ज है और शेल के ऊपर यानी शेल की सतह पे चार्ज आया हुआ है और आपने उस शेल से बाहर एक चार्ज रखा है, तो वो शेल वाला सारा चार्ज मिलके ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो सेंटर पे पड़ा है। ठीक है, अब वो यहां बाहर पड़े हुए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये थ्योरी नंबर 1 है। और थ्योरी 2 क्या है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इनसाइड आ जाता है किसके? अ शेल विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, तो नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या मतलब कि आपके पास एक शेल है और आपने उसकी सरफेस पे सारा चार्ज दिया हुआ है और अब उस शेल के अंदर एक चार्ज पार्टिकल आ गया, तो वो जो शेल के अंदर चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। दैट इज कॉल्ड शेल थ्योरम 2 या शेल थ्योरी 2 कहलाता है। तो जनाब आज का टॉपिक आपने देखा, कूलम्स लॉ हमारे पास था, हमने कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म देखा, फिर हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखी, कूलम्स लॉ को मीडियम के लिहाज से देखा, इसकी सिग्निफिकेंस देखी, तो उसके बाद शेल थ्योरीज देखी। तो जनाब आज के इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि आपका बेस बनता है ये सारा, आगे हम इसी से लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सारा इसी के सर पे खड़ा होगा फिर। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।